कराची किसने तबाह किया? कराची किसने पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी। इस सवाल का तो सब यही जवाब देते हैं, लेकिन मसला ये है कि आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि पीपल्स पार्टी ने आखिर कराची तबाह किया कैसे। तो बस इसी का जवाब देने के लिए मैं आज ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। तो चलें बिना किसी तमहीद के शुरू करते हैं। वैसे एक सेकंड पहले एक बात तो बताएं, कराची की आबादी कितनी है? 2 करोड़ 10 लाख, 2.5 करोड़, 3.5 करोड़ जो कि है, जिसका मैं चैलेंज करता हूँ। मुल्क के सबसे बड़े शहर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आज तक हमें पता ही नहीं है कि कराची में कितने लोग बसते हैं, और यही इसकी तबाही की सबसे बड़ी वजह है। तो चलें लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं बाकायदा शुरू कर सकूं कराची की तबाही की कहानी। अच्छा, यहाँ एक अहम बात, अमूमन रफ्तार को लोग सराहते हैं कि हम इसी तरह बिना डरे तहकीकाती डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए ताकतवर लोगों को जवाबदेह ठहराते हैं, लेकिन आपको बताऊं ये सब मुमकिन नहीं अगर आप हमें सपोर्ट न करें, क्योंकि जाहिर है इस तर्ज का काम स्पॉन्सरशिप और फंडिंग के ज़रिए तो मुमकिन ही नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि रफ्तार इसी तरह इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को मुल्क में ज़िंदा रखे तो पेट्रियन पर हमारी सपोर्ट का हिस्सा बने। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह किया, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक बात तो बताएं कि पीपल्स पार्टी की तो सिंध में हुकूमत पहले भी रही है, 1972 से 77 तक, 88 से 90 और फिर 93 से 96 तक। लेकिन उन अदवार में कराची न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस खित्ते का सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता था, यानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहर भी कराची से बहुत पीछे थे। तो तब मामला उलट क्यों था? चले परेशान मत हो, मैं ही बता देता हूँ। दरअसल उन सब अदवार में एक चीज़ आज से मुख्तलिफ थी, जब वफाकी हुकूमतें सूबों के मामले में लाचार, बेख्तियार और बेबस नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि जब 18वीं तरमीम नहीं थी, तब वफाकी हुकूमतें तमाम बड़े शहरों की तरक्की पर नज़र रखती थीं, उनके लिए मंसूबे बनाती और उन्हें मुकम्मल करती थी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि मुल्क का इमेज मुतय्यन करने में बड़े शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर का किरदार अहम होता है। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? चलें आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। क्या आप जानते हैं शारे फैसल, लियाकताबाद फ्लाईओवर और लियाकताबाद सुपरमार्केट समेत कराची के बहुत सारे मंसूबे वफाकी हुकूमत के थे? चलें ये भी छोड़ें, आपको आपके ही सबसे ज़्यादा कहे और सुने जाने वाले इस जुमले से समझाता हूँ। ये तो आपने सुना ही होगा कि कराची में आखिरी बार काम मुस्तफ़ा कमाल के दौर यानी मुशर्रफ दौर में हुआ था। जानते हैं उस वक्त भी 18वीं तरमीम नहीं थी। हमने 2 सालों में इस कराची में इतना काम किया कि आप 60 सालों के कामों को कंपेयर नहीं कर सकते। मुशर्रफ साहब ने ये किया कि उन्होंने, ताकि आवाम को रिलीफ मिले, एक डिक्टेटर की ये ख्वाहिश होती है कि लोगों में सियासी बेचैनी ना हो, तो उसने फिर एक सिस्टम दे दिया कि जी लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इख्तियारात दिए, जिसमें तालीम, सेहत, ज़मीनों का जो रिकॉर्ड, फिर बिल्डिंग कंट्रोल, मास ट्रांजिट, ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम जो कि लोकल लेवल पे होने चाहिए, पानी का बंदोबस्त, वाटर एंड सीवरेज, ये उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दे दिए। एक पावरफुल मेयर हर शहर में। आप उस ज़माने का देखें कि कितना तेज़ी से काम हुआ। 29 बिलियन रुपीस का तामीर कराची का पाकिस्तान की तारीख में, कराची की तारीख में पहली दफा वो डेवलपमेंट वर्क्स का पैकेज तैयार हुआ, जिसमें 6 अरब रुपए बोले जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट दे, 5 अरब रुपए जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे, 6 अरब रुपए जो है वो सिटी गवर्नमेंट दे, और बकिया 12 अरब रुपए जो है वो स्टेक होल्डर दें। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। अगर आपने सिंध सरकार वाली हमारी ये डॉक्यूमेंट्री देखी है तो आप जानते होंगे कि 2010 में सदर जरदारी ने एक ऐसा काम किया जो अमूमन आप पाकिस्तानी सियासतदान से एक्सपेक्ट नहीं करते। उन्होंने पार्लियामेंट के बगैर मांगे तमाम ताकत पार्लियामेंट और सूबों को दे दी, और ये वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने सूबा सिंध की पावर डायनामिक्स ही बदल दी। इसके नतीजे में नेशनल पॉलिटिक्स तो पीपी के हाथ से निकल गई, लेकिन सूबा सिंध पे जरदारी राज ने पंजे गाड़ लिए।
जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम 18वीं तरमीम को मत छेड़ो, तुम 18वीं तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं एक लात मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। अब डॉक्यूमेंट्री का एक इंतहाई अहम मोड़, अगर हमें कराची की तबाही को समझना है तो हमें सूबा सिंध पर पीपल्स पार्टी के राज को समझना होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से कराची की तबाही जुड़ी है। देखें, 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों के पास ताकत भी थी, इख्तियारात भी और बेपनाह वसाइल भी, लेकिन गौर किया जाए तो ये इख्तियारात ताहयात पीपल्स पार्टी को नहीं मिले थे, क्योंकि ये सब वजारत आला के थे। और इस बात की क्या गारंटी कि अगली बार भी सूबा सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की। तो राज को पक्का करने के लिए सबसे अहम होता है कि ख़तरात को एक एक करके एलिमिनेट किया जाए। क्या ही अच्छा हो कि अगर कराची की सीटें ही कम हो जाए, कराची से एक भी सीट ना जीतें, फिर भी अंदरून की सीटें इतनी ज़्यादा हों कि वज़ीर आला हमेशा हमारा ही बने। और इससे पहले कि पीपल्स पार्टी इसके लिए कुछ करती, ये तोहफ़ा इन्हें वफाकी हुकूमत ने दे दिया। कराची की आबादी जो मास ट्रांजिट प्लान देने वाली जापानी एजेंसी जायका के मुताबिक 2010 में ही 1 करोड़ 80 लाख थी। माहिर डेमोग्राफर्स के मुताबिक जिसे 2017 में 2 करोड़ 25 लाख के आसपास होना था। जानते हैं 2017 की मर्दमशुमारी में कराची की आबादी कितनी निकली? 1 करोड़ 60 लाख। ये बिल्कुल आपने ठीक सुना। यही नहीं, आपको बताऊं कि इसके बाद एक मर्तबा फिर सेंसस हुई, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ की पहली डिजिटल सेंसस थी, जिससे माहिरीन को उम्मीदें थीं कि अब तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, अब कराची के हर शहरी को गिन लिया जाएगा। जानते हैं अब ये नंबर कितना बना? सिर्फ 2 करोड़। हालांकि माहिरीन के मुताबिक अगर सिर्फ उस वक्त के इलेक्ट्रिक के कराची में मौजूद 37 लाख मीटर्स को ही एवरेज पर मीटर 6 अफराद से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आबादी तकरीबन 2.25 करोड़ बनती है। और हाँ, जिसमें अभी 30 से 40% कच्ची आबादी शामिल ही नहीं। खैर, अब सवाल यहाँ ये बनता है कि क्यों आखिर कराची की आबादी चाहे टेक्नोलॉजी हो या ना हो कम ही सामने आती है। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक की फिगर है, ये प्लानिंग कमीशन के जो डिपार्टमेंट है, महकमा है, ये उसकी अपनी फिगर्स हैं कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान में उस वक्त आइडेंटिफाई किया था कि 40,000 ऐसी हाई राइजेस हैं जिसमें लोग या तो गए नहीं हैं, और अगर गए हैं तो अगर फर्स्ट करें कि 10 मंजिला इमारत है तो 1 फ्लोर पे गए और उसके बाद गए नहीं है। और अब जाकर जब 3-4 दिनों में और उन्होंने चेक किया है तो अब ये 38,000 हाउसेज ये हाई राइजेस सिर्फ कराची में आइडेंटिफाई हो गई। हाँ, ये भी है, लेकिन एक और वजह है। दुनिया भर में मर्दमशुमारी के 2 बुनियादी मेथड हैं। डिफेक्टो यानी जो जहां इस वक्त है वहां उसे काउंट किया जाए, जबकि डी जोरे यानी जो उसका मुस्तकिल पता है उसे वहां काउंट किया जाए। अब समझ तो तुसी गए होगे कि पाकिस्तान में कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, डी जोरे। अब इससे हुआ ये कि एक तरफ कराची की आबादी तो कम रही, जबकि दूसरी जानिब अंदरून सिंध की बढ़ती रही। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि अंदरून की सीटें कराची के मुकाबले में इतनी हो गईं कि पीपल्स पार्टी कराची से एक भी सीट ना जीते तब भी वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का ही बनेगा। कराची वालों, कराची ऐसा है। खैर, फिर वही बात कि चलें, सेंसस में तो फिर असल जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, लेकिन आइए अब आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से चली गई एक ऐसी चाल का बताता हूँ जिसने कराची वालों को अपनी नुमाइंदगी के बुनियादी हक से ही महरूम कर दिया। कराची के लोग पीपल्स पार्टी से खुश नहीं हैं, ये बात सब जानते थे, इवन खुद पीपल्स पार्टी भी। अब इम्तिहान ये था कि इस ग्राउंड में मैच यानी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कैसे जीता जाए, क्योंकि अगर किसी और ने जीत लिया और उसने कराची में काम कर लिया तो कहीं दीगर शहरों में लोग अपना हक ना मांगने लग जाएं और वही जरदारी राज कहीं ख़तरे में ना पड़ जाए। फिर क्या था, इसके लिए भी एक तरकीब सोची गई। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीज़न में 53 यूनियन काउंसिल्स का इजाफा कर दिया है। यूसीज की तादाद 246 से 299 करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ये तस्वीर देखिए, लेफ्ट मोस्ट साइड यानी पहली सिचुएशन देखें तो बिलू वाज़ेह अक्सरियत में है,
जबकि रेड की तादाद कम है। अब इसी मैदान में अगर हमें ब्लू को जितवाना है तो डायग्राम 2 की तरह हल्का बंदियाँ की जा सकती हैं, जबकि अगर रेड को जितवाना है तो डायग्राम 3। कुछ इसी तर्ज की कार्रवाई कराची के साथ भी हुई, यानी औरंगी जैसे पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंजिंग टाउन में तकरीबन 7 लाख की आबादी पर सिर्फ 8 यूसीज बनाई गई, जबकि माड़ीपुर जैसे फेवरेबल टाउन में 5,80,000 की आबादी पर 11 यूसीज बना दी गई। और ये तो एक मिसाल है। इसी तरह बल्दिया, मंगोपीर, सोराबकोट जैसे फेवरेबल टाउन्स में एवरेज 50-55 हज़ार आबादी पर 1 यूसी बनाई गई है, जबकि नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद जैसे चैलेंजिंग इलाकों में एवरेज यूसी तकरीबन 70,000 आबादी पर बनाई गई। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी कुछ नहीं, आपको कुछ और बड़ा दिखाते हैं। ये मैप देखिए, पहले टाउन्स के लिहाज से कराची ऐसा दिखता था। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग राइट साइड पर तवज्जो ज़िला मलीर में शामिल गडाब टाउन पर मरकूज़ कर लें। और अब 3, 2, 1 ये जादू देखिए, आया ना मज़ा। खैर हुआ क्या वो समझाता हूँ। आसान अल्फाज में यूँ समझें कि पहले देही इलाके कराची में शामिल नहीं थे। ये केएमसी के मातहत होने के बजाय डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से मैनेज होते थे, और वो इसलिए क्योंकि वहाँ का लिटरेसी रेट, आबादी के मसाइल सब कुछ शहरी इलाकों से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अब नए ढांचे के मुताबिक इन देही इलाकों को ज़िले मरीन में जम करके कराची में शामिल कर लिया गया। और नाक़िदीन के मुताबिक वो इसलिए चूँकि पब्लिक सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग पीपल्स पार्टी ने यह भांप लिया था कि शायद मेयर मुंतखब करने के लिए सीट्स कम पड़ जाएँ। तो इन फेवरेबल इलाकों को कि जहां लोग पीपल्स पार्टी को जवाबदेह नहीं ठहराएंगे, कराची में शामिल कर लिया गया। अब हकीकत यह है कि नताइज भी इस रीजनिंग को फरोग देते हैं। कराची वालों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या तब्दीली पसंद आई? लेकिन मैं कहता हूं ये भी कुछ नहीं, थोड़ा और स्केल बड़ा करते हैं। यूसी से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं। भाई अगर आपने 6 साल पहले कराची का डिस्ट्रिक्ट मैप देखा हो तो वो इस तरह दिखता था, लेकिन अब ये कुछ इस तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि 2020 में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में एक और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी ऐड कर दिया गया। और वो इसलिए, बल्कि एक काम करते हैं, पहले आपको मौका देते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि इसका पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ होगा। माहिरीन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पीपल्स पार्टी के पक्के ज़िलों में से एक था, यानी देखा जाए तो माड़ीपुर, बल्दिया, मंगोपीर, मोमिनाबाद जैसे सब इलाके इसी ज़िले में थे। अब टारगेट ये था कि यहाँ से मैक्सिमम एडवांटेज लिया जाए, लेकिन मसला ये था कि औसतन हर दूसरे ज़िले में यूसीज 35 से 40 थी। अब अगर किसी एक ज़िले में 60 यूसीज बना दी जाती तो हंगामा बर्पा हो जाता। इसलिए किया ये गया कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। और फिर एक में 32 जबकि दूसरे में 33 यूसीज बना दी गई, जिसके बाद यहाँ मजमूई तौर पर यूसीज का नंबर 65 हो गया। खैर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कदर जारी मेंटेन के बाद भी जब इलेक्शन हाथ से जाते हुए दिखाई दिया तो जैसे बाद में नेशनल असेंबली के इलेक्शन में फॉर्म 47 की मदद लेना पड़ी, यहाँ फॉर्म 12 का इस्तेमाल हुआ। और फिर भी जब मेयर के इंतखाबात के लिए अक्सरियत ना बन पाई तो पीटीआई के अरकान को वोटिंग के लिए पहुंचने ही नहीं दिया गया। मुर्तज़ा वहाब को वोट देने वालों की गिनती का इंदराज हो चुका है और ये खुशी का इजहार करें। आप देख सकते हैं ये पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मेयर कराची के लिए और मुर्तज़ा वहाब को वोट देने वालों की गिनती इस वक्त तो मुकम्मल हो चुकी है, जबकि मुर्तज़ा वहाब इसको मेयर बनाया गया, जिसको उस मेरे कल में यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मेयर बन गया, इसलिए वो पागलों की तरह उठक बैठक कर रहे थे जिस दिन वो इलेक्शन जीते थे मेयर का। मैं हमेशा बार बार ये रिपीट करता हूँ कि मैंने पहली बार ये रिएक्शन देखा है कि बंदा खुशी के मारे उठक बैठक करना शुरू हो गया, क्योंकि वो उसको यकीन नहीं था कि जरदारी साहब कितने बड़े चमत्कारी हैं। वो चमत्कार करके दिखा दिया उन्होंने। भाई इतना सब जानने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है भाई, जेरीमेंटरिंग, प्लेइंग फील्ड में ऑल्ट्रेशन तो समझ में आ गई, लेकिन इससे नुकसान क्या है? इन शॉर्ट इससे कराची कैसे तबाह हुआ? भाई बात यह है कि अब कराची के मसाइल की आवाज़ बुलंद करने के लिए जो नुमाइंदे मौजूद हैं, इन्हें कराची वालों ने मुंतखब ही नहीं किया और इसलिए अब कराची का मुकदमा लड़ा ही नहीं जाता। तो अब सोच कर वोट देना, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं देना, देना है तो दे भी देना, क्या फर्क पड़ता है? पहले भी दिया था, निकला नहीं तो क्या हुआ? क्या हुआ समझ नहीं आया? तो चलें
आसान कर देते हैं। मसला ये है कि बल्दियाती निज़ाम को इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि इसके पास ना इख्तियार है और ना ही वसाइल, जिसका नतीजा ये है कि कराची का इंतज़ाम अमलन बराह रास्त उस सिंध हुकूमत के पास है जिसका कराची की नुमाइंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं। उनका हल्का ही नहीं है। सियासी सिस्टम में आदमी उस जगह के लिए काम करता है जहाँ से वो इलेक्ट होता है। मरियम नवाज लाहौर से इलेक्ट होती है, वो लाहौर बनाना चाहती है। कराची से अलग कोई होता है, काम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं। जानते हैं, एक चीज़ होती है OZT। इसे आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि पुराने ज़माने में शहर में जगह जगह चुंगियाँ बनी होती थी जिससे टैक्स कलेक्ट किया जाता था और लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता था। 1999 में नवाज शरीफ से जब कुछ ताजुरों ने इस बार बार की रुकावट पर एतराज़ात उठाए तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि जगह जगह हर चुंगियों से ऐसे टैक्स कलेक्ट करना ख़त्म कर देते हैं, जबकि इसका हिस्सा GST में बढ़ा देते हैं और फिर इसका हर शहर के हिसाब से हिस्सा लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। ये माकूल सिस्टम कई साल तक चलता रहा, जिसे मज़ीद बेहतर मुशर्रफ साहब ने ऐसे कर दिया कि GST में OZT की परसेंटेज फिक्स करने के बजाय इसे 1/6 कर दिया गया ताकि GST बढ़े तो ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स भी बढ़े, ताकि लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। लेकिन फिर हुई 7वीं NFC जिसने पूरा स्ट्रक्चर ही तब्दील कर दिया। इसके मुताबिक अब ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को नहीं बल्कि सूबों को दिया जाएगा, जो सूबे खुद अपनी मर्जी से बाद में नीचे तकसीम कर देंगे। और फिर वही हुआ जो 18वीं तरमीम में हुआ था। इख्तियार और वसाइल सूबों को तो मिल गए, लेकिन सूबे ने नीचे ट्रांसफ़र ही नहीं किए। 24 अरब आता था उस वक्त जबकि सिंध गवर्नमेंट का बजट था 450 अरब। आज भी 24 अरब आ रहा है, जबकि सिंध गवर्नमेंट का बजट 3,500 अरब हो गया। 8.5 गुना बढ़ गया, 850 गुना, और अब तो इंशाल्लाह और भी बढ़ेगा। तो जो आपके 8.5 गुना हो गया, तो हमने फिर उसका हिसाब लगाया। हमने जो सारा रिसर्च हमारी टीम है उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर 2.5% ऑफ GST लोकल गवर्नमेंट्स को जाए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जो 7th NFC से पहले जाता था, उसमें जो कराची को शेयर मिलता था वो शेयर मिले, तो इस वक्त कराची को जो इस साल ये जो रवां साल है इसमें 227 अरब रुपए मिलते, सिर्फ उसमें ऑक्ट्राई के हद में GST। अच्छा, अभी तो ये एक चीज़ है। जानते हैं, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। इसे यूँ समझें कि ये रकम वफाकी हुकूमत उस शहर को देती है जहाँ पोर्ट होता है, और वो इसलिए क्योंकि पोर्ट की वजह से वहाँ हैवी ट्रैफिक चलता है जिससे सड़कें डैमेज हो जाती हैं। जानते हैं, तकरीबन पिछले 10 सालों में इसी कीमत में सिंध हुकूमत ने कराची को 1000 अरब रुपए से ज़ायद देना था, लेकिन अफसोस ये भी ना मिल सका। हालांकि ये तो वो चीज़ है जो प्योरली कराची का हक है, क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है सिंध के सिर्फ एक ही शहर में पोर्ट्स हैं और वो कराची है। खैर, ऐसे बहुत से जोल हैं, लेकिन अगर यूनुस ढागा साहब के ही एक रिसर्च आर्टिकल की मदद ली जाए तो पिछले 10 बरसों में कराची को तरक्याती बजट की मद में 3,360 अरब रुपए मिलने थे, लेकिन अफसोस कराची को सिर्फ 472 अरब रुपए ही दिए गए। और अब आपके सवाल का जवाब कि चूँकि नुमाइंदे मुंतखब ही नहीं तो कराची का असल हक मांगा ही नहीं जाता। इस शहर से इतना फंड्स जनरेट होते हैं और डिस्पर्स होते हैं, लेकिन कोई आदमी अपना हक मांगने के लिए नहीं आता। मुराद अली शाह साहब को इलेक्शन लड़ना है जाके 7 से। कि आप कह रहे हो गोलीबार को सही कराए, ये कह रहे हो तुम कि मुराद अली शाह इलेक्शन लड़ेगा जाके 7 से और गलियां बनवाए गोलीबार की, और गोलीबार से वो इलेक्ट होके आए जो बाद में दुबई चला जाए, ये कह रहे हो तुम कहना क्या चाह रहे हो? कि NFC अवार्ड या इस किस्म की चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके साथ खेला जाए, तो ऐसा है जैसे आप आग के साथ खेल। शायद यही वजह है कि 1000 बार NFC यानी वफाक से सूबों के पैसे ट्रांसफ़र करने का मुतालबा करने वाली पीपल्स पार्टी ने आज तक एक बार भी PFC अवार्ड यानी सूबों से लोकल गवर्नमेंट को फंड्स की मुनज़्ज़म तकसीम का काम करना गवारा ही नहीं समझा। जी बिल्कुल, आज तक एक बार भी नहीं। खैर, अब बात इतनी हो ही गई है तो आइए आपको बताता हूँ कि KMC के साथ क्या हुआ। जानते हैं 2005 में जब सिंध हुकूमत का बजट तकरीबन 120 अरब रुपए था, कराची की शहरी हुकूमत का बजट कितना था? तकरीबन 43 अरब। चूँकि जब कराची को OZT भी डायरेक्ट वफाक से मिलती थी, कराची की खुद की कमाई तो थी ही और साथ ही सूबा भी फंड्स ट्रांसफ़र करता था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब डॉलर 56 रुपये का था, यानी ये बजट बना तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का। जानते हैं, आज 20 साल बाद जब सिंध हुकूमत का बजट 3000 अरब क्रॉस कर गया है, KMC का बजट कितना है? सिर्फ
55 अरब रुपए, और अगर डॉलर की बात की जाए तो वो 800 मिलियन डॉलर का बजट अब सिर्फ 200 मिलियन डॉलर का ही रह गया है। चले, ये तो बात थी कि सियासी तौर पर कराची को कैसे तबाह किया गया। आइए अब आपको कुछ दूसरे तरीके दिखाते हैं। लेकिन क्या ख्याल है, पहले कराची के दौरे पे ना निकल जाएं, जरा देखें तो सही कराची कितना दबा है। सड़क की हालत अबतर कर दी है, बूंद के लिए जो है वो तरस रहे हैं। कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। माड़ीपुर रोड और अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम है। पूरा शहर खंडर का मंजर पेश कर रहा है। गलियां तो खंडरात। यहाँ पर जंग हुई है अभी 2025 वाली। कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। पहले क्या खुलेगा, स्ट्रेट ऑफ हरमूज या यूनिवर्सिटी रोड? बहुत अच्छा सवाल है भाई। इस सब से तो आप वाकिफ़ ही हैं, ये तो मैं अब नहीं दोहराऊंगा। और ना मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि कराची में आखिरी बार बड़े पैमाने पर तरक्याती काम 2007-8 में हुए थे, जबकि लाहौर में हालिया कुछ अरसे में ही लाइन लगी हुई है। मैं तो आपको सिर्फ सिंध हुकूमत के 2 मेगा प्रोजेक्ट और उसमें हुआ मेगा काम दिखाऊंगा। मनसूबा पानी का जो था K4, 2 साल के अंदर अपने टेन्योर जो आपने हमें दिया है उसके अंदर ये कंप्लीट करना चाहते हैं। K4 का प्रोजेक्ट पूरे शहर कराची को पानी प्रोवाइड करेगा। उसकी शेड्यूल डेट जो है 2019 जुलाई के अंदर कंप्लीट होने की है। इंशाल्लाह वो एज पर शेड्यूल कंप्लीट होगा। इस मंसूबे को इंशाल्लाह हम 2 सालों के अंदर और 2 सालों में मैं जब ये बात करता हूँ तो 2 सर्दियों के सीज़न और 1 गर्मियों के सीज़न के अंदर ये मुकम्मल किया जाएगा। इसे 2002 में सोचा गया, सालों इसकी प्लानिंग की गई, 2011 में इसकी 25 अरब की कॉस्ट मंजूर हुई, जबकि 2014 में ये मुकम्मल मंसूबा वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान मंजूर हो गया। इससे एग्जीक्यूट सिंध हुकूमत ने करना था, जबकि कॉस्ट 50-50% सिंध और वफाक दोनों ने अदा करनी थी। लेकिन अब हुआ क्या, 2016 में सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे पर काम शुरू किया और फिर जिसे नवंबर 2018 में मुकम्मल हो जाना था, 2018 में पता चला कि ओह, इसके डिज़ाइन में तो नुक्स है, और फिर सिर्फ 20% प्रोग्रेस पर ही काम बंद कर दिया गया। खैर, जब मामलात ज़्यादा ख़राब हो गए तो सूरत हाल को बेहतर करने के लिए वफाकी हुकूमत एक्शन में आई। 2020 में यह काम हंगामी हालात में वापडा के सुपुर्द किया गया और अब की बार नए प्लान के मुताबिक इस बिगड़े काम को ठीक करने और मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए जो रकम मुख्तस करना पड़ी वो बनी 126 अरब, यानी अपनी असल कॉस्ट से तकरीबन 400% ज़्यादा। वो अलग बात है कि इस सब के बावजूद अब की बार जब इस मंसूबे को दिसंबर 2025 को मुकम्मल होना था, ये फिर मुकम्मल ना हो सका क्योंकि वापडा चेयरमैन के मुताबिक फंड्स ही नहीं दिए गए। और हाँ, इसमें सूबाई और वफाकी हुकूमत दोनों कसूरवार हैं। K4 की तामीर के लिए वापडा पर एतमाद किया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ समझना इंतहाई ज़रूरी है। मेन पाइपलाइन का काम तो ज़रूर वापडा के सुपुर्द किया गया था, जो विफाक के मातहत है, जिसके तहत केंजर से कराची तक की पाइपलाइन बिछना थी, लेकिन दीगर अहम काम सिंध हुकूमत के ही ज़िम्मे थे, जैसे ऑगमेंटेशन यानी कराची में पाइपलाइंस की डिस्ट्रीब्यूशन और पावर सप्लाई। जानते हैं, जहां फंड्स की कमी के बावजूद वापडा ने मेन पाइपलाइन का काम 64% मुकम्मल कर लिया, वहां ऑगमेंटेशन और पावर सप्लाई का काम 2022 से अब तक शुरू ही नहीं हो सका। खैर, अफसोसनाक बात यह है कि सईद गनी साहब के मुताबिक अब ये कॉस्ट तकरीबन 243 अरब हो गई है, जबकि काम अब शायद 2027 तक मुकम्मल हो। एक अफसर वहाँ काम करते थे, उन्होंने मुझसे शर्त लगाई, उन्होंने कहा कि K4 का मंसूबा 5 सालों में भी मुकम्मल कर दिखाएं तो आप मेरे सर मंडा दें। इतने कॉन्फिडेंस थे, कह रहे नहीं हो कर सकते क्योंकि इसकी डिज़ाइन ही गलत है। ये अभी की बात बता रहा हूँ, 1 हफ्ता पहले की बात बता रहा हूँ। अच्छा हाँ, अब अगर आपको लग रहा है कि वाकई यार इस प्रोजेक्ट में तो नाअहली और नॉन सीरियसनेस की इंतहा हो गई है और अब इससे मज़ीद क्या ही बुरा हो सकता है, तो भाई माजरत, लेकिन आप गलत हैं। आइए अब आपको सिंध हुकूमत का एक और शाहकार दिखाते हैं। 2012 में जायका नामी जापानी कंपनी ने कराची के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक मुकम्मल प्लान पेश किया। इस मंसूबे का नाम था कराची ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसके तहत कराची में 175 किलोमीटर पर फैली 6 BRTs, 2 LRTs बनना थी, जबकि गैर फ़ाल कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल होना था। अच्छी बात यह थी कि सिंध हुकूमत ने इस मंसूबे को मंजूर कर लिया, लेकिन बुरी या परेशानी की बात यह है कि इस पूरे मंसूबे में जब से लेकर अब तक
सिर्फ यही अच्छा था। यानी जिस मंसूबे को 2030 तक मुकम्मल हो जाना था, 175 किलोमीटर, 6 BRTs, 2 LRTs। जानते हैं 14 साल में अब तक सिंध हुकूमत ने कितना काम मुकम्मल किया? सिर्फ 3.9 किलोमीटर। जी आपने सही सुना, यानी जहाँ ब्लू, पर्पल, एक्वा, ब्राउन, रेड और दीगर लाइंस बनना थी, सिंध हुकूमत सिर्फ ऑरेंज लाइन ही बना सकी। तो जहाँ पे हम दूसरे सूबों में देखते हैं कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर ईयर कर रहे हैं, हम उनकी जगह पे आशारिया तो 8 किलोमीटर कर रहे हैं, मतलब आधे पाव किलोमीटर के करीब। इस लिहाज से अगर अब 150 किलोमीटर बाकी है, कंप्लीट तो नहीं हुए प्रोजेक्ट्स बाकी, सिर्फ ग्रीन लाइन का एक 20 किलोमीटर हुआ है, ऑरेंज लाइन के 3.9 किलोमीटर। तो बाकी जो 150 किलोमीटर होने थे KTIP के, उसको पूरा करने में 5 सदियाँ चाहिए होंगी, 535 साल का अगर आप सीधा हिसाब लगाएं। हैरानकुन बात यह है कि दूसरों सूबों के बरक्स इस सब के बाद, इतने पैसे, इतने फंड्स होने के बावजूद, सिंध हुकूमत कराची के अक्सर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे इदारों से कर्ज भी लेती है। फिर भी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं होते। अब क्या ही बोले। कर्जा तो उनका होता है, लेकिन हकीकत है आप किसी से भी पूछें, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, सेटिंग तो कोई नहीं बताएगा, आपको रिटायर बताएंगे, उससे आधे से ज़्यादा रकम जो है उन्हीं को वापस जा रहा है। वो कहते हैं कि भाई ये 5 बंदे, ये 10 बंदे हमारे कंसल्टेंट हैं, आपने इनको रखना है। उनकी तनख्वाहें सुन के आप परेशान होंगे, और उसके बाद उनकी फरमाइशें इतनी होती हैं, ये भी करो वो भी करो। उस फरमाइशों को पूरा करते करते आप यकीन माने 40, 50 या 60% वही लोन उनको वापस चला जाता है। तो बाकी जो बचता है उसमें कमीशनें भी लेनी होती हैं। अच्छा, नाक़िदीन के मुताबिक असल मसला वैसे चाहने का है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो वो कर नहीं सकती। कि हम देखते हैं कि अगर बात इलीट्स और बाअसर लोगों के लिए एक DHA को दूसरे DHA और बहरिया से मिलाने की हो, तो 39 किलोमीटर लंबी शाहरे भुट्टो भी वक्त पर मुकम्मल हो जाती है। खैर, बहुत सैर हो गई, चलें वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने एक एक करके वो इदारे जो कराची की मकामी हुकूमत के मातहत थे, उन्हें सूबाई तहवील में ले लिया। अब आपने बिल्डिंग कंट्रोल को कराची से लेकर के सिंध का बना दिया। सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट कराची से आपका गार्बेज लिफ्ट नहीं होता, आपने सिंध का बना दिया। वाटर बोर्ड को बोर्ड था, उसको आपने कॉर्पोरेशन बना दिया। ऐसे ही आपने बहुत सारे महकमे अलग बना दिए तोड़ करके। यानी आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि आर्टिकल 140A के बरखिलाफ, जो बताता है कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना है, लोकल गवर्नमेंट्स और मेयर को बिल्कुल ही नाकारा बना दिया गया। खैर, अब शायद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि पीपल्स पार्टी ने आखिर ऐसा क्यों किया। और हाँ, एक सवाल ये भी कि अब जबकि मेयर भी इन्हीं का है, तो इसे ठीक क्यों नहीं किया गया। सिंध के अंदर जो ख़ास हालात वो ये हैं जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा सकती है सिर्फ दही सिंध से जीत के, तो उसको शहरी सिंध पे काम करने का कोई शौक़ ही नहीं है। और नाक़िदीन के मुताबिक दूसरा ये कि मेयर आज है कल ना हो, तो अगर इख्तियारात मेयर और लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिए गए और उन्होंने कुछ काम कर लिया, तो कहीं सरदारी राज के लिए मसला ना हो जाए। वैसे आपको पता है, चाहे KMC हो या UCs, इस कदर बेख्तियारी के बावजूद अगर कोई काम इन्हें करना हो, कोई ठेका देना हो, तो करप्शन का क्या आलम है। 18-20 सालों को अगर उससे पीछे चले जाएं तो 10 से 15% जो है वो कमीशन का रेशो था, जिसमें से 1%, 2% इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ऊपर तक जाते जाते 15% तक था। अभी आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जहाँ पर आपको ठेका अवार्ड किया जाता है ना, तो कहते हैं 8 से 10% आप एडवांस हमें दे दें। उसके बाद हर चेक पे जो है आपसे 15, 20, 25% जो है वो लेंगे। टैक्सेस काट के अगर 50-60% तो इस तरह से जा रहे हैं, तो बाकी आपके पास अगर 40 या 45% बचते हैं, तो 10-12%, 15% ठेकेदार भी तो रखेगा, तो फिर काम क्या हो रहा है। अब ज़ाहिर है गैर मुंतखब सेटअप को बिना किसी मसले के चलना है, तो काबिल लोग जिनका हक है वो तो सूटेबल रहेंगे नहीं। काबिल लोग तो सवाल उठाएंगे, मसला पैदा करेंगे। इसलिए इस मसले से निपटने के लिए ब्यूरोक्रेसी को हवाले किया गया करप्ट और अपने वफादार लोगों के। इनकी खूबी ये है कि ये ऐसे बदनाम तरीन लोगों को, करप्ट लोगों को ढूंढ के आके बड़े बड़े ओहदों पर बिठा देते हैं, फिर वो इनकार नहीं करते हैं। हो सकता है इनको 2-4% नहीं मिल रहा हो,
लेकिन 2-4% का क्वांटम इतना बड़ा है कि बिलियंस रुपीस बन जाते हैं। तो इनकी वो ना नहीं करते हैं, वो कहते हैं ठीक है सब अच्छा है। न जाने कराची वालों से पीपल्स पार्टी को कितना बैर है कि गुज़िश्ता 18 सालों में सईद गनी के सिवा कराची से मुंतखब पीपल्स पार्टी के किसी MPA को वजीर नहीं बनाया गया। सिंध ने और बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया है, आपने तो बनाया नहीं। आप तो माइग्रेशन करके आए हैं, भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने पनाह ली, हमने आपको पनाह दी। खैर, अब एक बार फिर डॉक्यूमेंट्री का अहम मोड़। अब तक हमने जो बताया और दिखाया है इसमें मेन यही दिख रहा है ना कि पीपल्स पार्टी पैसा लगा नहीं रही, दे नहीं रही वगैरह। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा कि फिर इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? सिर्फ कराची में जो पानी है, कितने रुपयों का पानी फरोख्त होता है? हमने सर्वे किया है, कोई 3 अरब रुपए की रोज़ाना पानी की सेल है, जिसमें 1 अरब रुपए ऊपर जाता अशराफिया को, बाकी 2 अरब रुपए के नीचे बंदरबाट होती है। कराची सब्जी मंडी में कोल्ड स्टोरेज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेके आए। एक ऐसा बंदा जिसको नवाजने के लिए वो मीडिया की पर्सनैलिटी है, उसके भाई को ठेका दिया गया 6 से 7 अरब रुपये कोल्ड स्टोरेज का। आप जाके कराची सब्जी मंडी चक्कर लगाएं, ये कोल्ड स्टोरेज कहाँ बने हैं आप चेक कर रहे हैं ना, कहाँ बने हैं। सिर्फ इसलिए कि वो मीडिया की पर्सनैलिटी है, उसके भाई को राज़ी करें, उनको राम करने के लिए आप अरबों रुपये दे रहे हैं। ये ठेके वहाँ उनको पंजाब में क्यों नहीं मिल रहे, ये ठेके उनको KPK में क्यों नहीं मिल रहे? लेकिन ये तो छोटे बेनिफिट और छोटे बेनिफिशरीज हैं, इनसे मिलिए। यह है डॉक्टर आसिम हुसैन जी, सही सोचा, ज़ियाउद्दीन वाले। लेकिन अहम बात यह है कि जरदारी साहब के वो करीबी दोस्त जो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन, सेनेटर, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र और पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। जानते हैं इन्हें हाल ही में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के नाम पे एजुकेशन सिटी में कितनी ज़मीन दी गई है? 20 एकड़ ज़मीन। लेकिन मैं कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं। अब कुछ मज़ीद ख़ास लोगों से मिलवाते हैं, इनसे मिलिए। ये है अज़रा पेचोहो, जरदारी साहब की सगी बहन, जो ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी की को चेयरपर्सन और चांसलर हैं। जानते हैं इन्हें कितना नवाजा गया? इन्हें ज़ैबिस्ट के नाम पर पहले कराची के अतराफ खारों में 500 एकड़ ज़मीन दी गई और अब उसी एजुकेशन सिटी में 300 एकड़ ज़मीन से नवाजा गया। सिर्फ समझने के लिए जान लें कि एक पूरे फुटबॉल स्टेडियम का साइज़ हद से हद 16 से 17 एकड़ होता है। अच्छा, अभी तो मैंने आपको ज़ैबिस्ट यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ गवर्नर की लिस्ट नहीं दिखाई, उधर तो अलग ही गेम चल रही है। यानी वहाँ जरदारी साहब की एक बेटी बख्तावर चेयरपर्सन हैं, बहन चांसलर हैं, जबकि दूसरी बेटी आसिफा बोर्ड ऑफ गवर्नर की मेंबर हैं। वैसे एजुकेशन सिटी का नाम आ ही गया है तो आपको बताऊं, ये भी बहुत ही बड़ी स्टोरी है। यानी मुझे आपको शायद मालूम ही ना हो कि हमारे शहर में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के मजबूरी रकबे से भी बड़ी एक एजुकेशनल सिटी है, जहां आगा खान, ज़ियाउद्दीन, ज़ैबिस्ट समेत एक साथ 50 यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। अरे हैरान मत हो, ये सब पेपर पर है, क्योंकि फ़िज़िकली तो वहाँ ना कोई यूनिवर्सिटी है और ना ही वहाँ कोई तालीम दी जाती है। वहाँ तो अभी सिर्फ खेती बाड़ी होती है। 15-20 साल हो गए हैं वो ऐसी ज़मीनें पड़ी हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं कि भाई फ़र्ज़ करो कि मैंने 500 में या 5000 में या 5 लाख रुपए में उस वक्त एकड़ ज़मीन दी थी, जिसकी अब वैल्यू 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, तो अभी तक आपका वो इदारा या आपका एजुकेशन का इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना है? देखिए, आप अलाट तो करते जाएंगे, लेकिन आप उनको ये नहीं पूछेंगे कि आप कितने अरसे में बनाएंगे, ये इसका बनाने का पर्पज़ क्या था। जब आपके इंस्टीट्यूट बन जाएंगे तो कराची में आपके बहुत सारे बच्चे उससे मुस्तफ़ीद होंगे, डिग्रियां लेंगे, पूरी दुनिया में चले जाएंगे। तो वहाँ के लिए भी कह रहे हैं कि एक शख्स काबिज बैठे हैं, उनका मनपसंद बंदा बैठा है जो 8-10 सालों से एक ही पीढ़ी बैठा है। भाई क्यों? एजुकेशन सिटी का 10-15 सालों से एक ही पीढ़ी क्यों बैठा है? खैर, बैक टू द मेन टॉपिक। लेकिन बात सिर्फ ज़मीनों और पैसों की नहीं, वरना हम सब जानते हैं कि ओमनी ग्रुप पर किसका हाथ है और किसने कितने पैसे बनाए। लेकिन सल्तनत के वफादार होने के कुछ दूसरे फ़वाइद भी हैं। जानते हैं पुलिस में ये कानून है कि सीनियर अफसरान 10 साल से ज़ायद एक ही सूबे में नहीं रह सकते।
उनके लिए लाजमी होता है कि किसी और सूबे में उनकी पोस्टिंग की जाए। जानते हैं कराची में एक इदारा है जिसका नाम है SSU, जिसे उनके बहुत ही ख़ास मकसूद मेमन साहब लीड करते हैं। पिछले 16 सालों में जब पता नहीं औरों के कितने तबादले हो गए, मकसूद साहब को सिंध और SSU से कोई जुदा ना कर सका। खैर, मसलों की तो बहुत बात हो गई, लेकिन आइए अब सबसे ज़रूरी बात, और वो ये कि आखिर शहर कायद का हल क्या है। अच्छा, कंडीशन कंसिडर करें ताकि बर वक्त नौजवानों का इलाज हो सके। यह है मैक्सिको सिटी, लातीनी अमेरिका की 5वीं बड़ी मईशत, टूरिस्ट हब और 2 करोड़ से ज़ायद आबादी के बावजूद एक इंतहाई डेवलप्ड शहर। लेकिन आपको बताऊं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1980 की दिहाई में मैक्सिको सिटी दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार होता था, जहां फ़ज़ाई आलूदगी उरूज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, पानी का शदीद बहरान और जुराइम का अंधा राज था। माहिरीन के मुताबिक इस सब की मेन वजह ये थी कि इस शहर का मेयर ना बाइख्तियार था, ना उसे इस शहर के लोगों ने मुंतखब किया होता था, और ज़ाहिर है ना वो उनके सामने जवाबदेह होता था, बल्कि वो तो दूर बैठे एक सदर का वफादार होता था जिसने उसे मुंतखब किया होता था। लेकिन फिर जब हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गए तो 1997 में एक तारीख़ी फ़ैसला हुआ। इस शहर के लोगों को पहली बार अपना मेयर मुंतखब करने का हक़ मिल गया, और साथ ही सड़कें, पानी, पुलिस समेत सब कुछ शहरी हुकूमत के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद मैक्सिको सिटी की कैसी किस्मत बदली, फिर वो तो हमारे सामने ही है। अब शहर कायद की बात की जाए तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है। माहिरीन के मुताबिक हमारा मसला भी यही है, और हाँ, इसका हल भी। कराची को कराची की टेरिटरी रहने दें, कराची को कराची का हक दें, कराची को कराची के लोगों के उस पे हुक्मरानी दें। मेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते थे फादर ऑफ द सिटी। तमाम बड़े शहर जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, इन सारे गवर्नमेंट में सिटी गवर्नमेंट होती है। कराची का कोई सलूशन नहीं है जिसके अंदर कराची के लोगों को कराची पे इख्तियार न दिया जाए। फादर ऑफ द सिटी इसीलिए कहते हैं कि बाप के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं और बाप के पास वो तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। शहर के बच्चों को, लोगों को अपना बच्चा समझ करके उसको आगे लेकर के चलता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दें, जिसके हाथ में पुलिस हो, तालीम हो, सेहत हो, रोड रास्ते हो और पानी हो। जो इसका हक बनता है डेवलपमेंट फंड में, सो वो डालना हम शुरू कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये 5 साल में कराची के ज़्यादातर मसाइल हल होते हैं।